learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is to change sentences from active voice into passive voice. और इस सीरीज में, जैसे कि पिछली सीरीज में आपने देखा कि कैसे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं और कैसे उनके प्लेसेस चेंज करते हैं, इसी तरह से आज हम सीखने वाले हैं कि मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब को लेकर के टेंस वाइज एक सीरीज में किस तरह से चेंजेस करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर हम किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंस, अगर हम सिंपल प्रेजेंट बोले तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वह क्या होती है। देखिए, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम केवल मेन वर्ब लगाते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं किसमें, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल होता है। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होने पर हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाते हैं। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम यहाँ पर डज लगाते हैं, डज नॉट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्योंकि आपका एस और ई एस हमने यहाँ पर यूज कर लिया होता है, कहाँ पर, डज पर, तो ये फर्स्ट फॉर्म रह जाती है। जबकि इसका नेगेटिव बनाने में आप डू नॉट लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं। तो आपको ये पहचानना है जिस सेंटेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, डू दे रखा हो या डज दे रखा हो, तीनों में से कोई भी एक वर्ड आप एज एन आइडेंटिफिकेशन अपने पास रखें तो उसमें क्या चेंज करते हैं। तो एक्टिव वॉइस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब अफर्मेटिव में, और उसके बाद आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट, और आपके बाद ये होता है स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या करना होता है आपको कि ये जो ऑब्जेक्ट है, आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह पर उसका जो केस है उसे बदल करके लाते हैं और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आनी जरूरी हो जाती है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है, ये हेल्पिंग वर्ब में कुछ चेंज आता है, इसमें पैसिव वॉइस को लेकर के कुछ आप चेंज करते हैं। और इसके बाद आप जब मेन वर्ब को यूज करते हैं तो मेन वर्ब जो है आपकी हमेशा वो थर्ड फॉर्म होती है। और इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद आप सारा पार्ट जितना भी आपका लास्ट तक बचा है लिखने के बाद आप बाय सब्जेक्ट को लास्ट के अंदर ले आते हैं और ये जो सब्जेक्ट रखा जाता है ये ऑब्जेक्टिव केस के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस पर एक सेंटेंस लेंगे। हमने लिखा ही टीचेस मी इंग्लिश। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट आप पहले बहुत अच्छे से पहचान चुके हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, प्रीवियस लेक्चर में आपने सीखा था कि वर्ब के बाद आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन आपने ऑब्जेक्ट के रूप में उसको चुन लेना है। आपने चुन लिया, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो अब आप इस मी को कहाँ लिखने वाले हैं, यहाँ पर आप मी को पहले ले आए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में एक बात आपने याद रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के अंदर जब आप पैसिव वॉइस लिखते हैं तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो आप इज, आर और एम, इनमें से किसी एक का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब यूज होती नहीं है, लेकिन आपने लगानी ही पड़ेगी। मेन वर्ब यहाँ आएगी, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट मेन वर्ब है, इधर सब्जेक्ट है, इधर ऑब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव वॉइस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, आई के साथ आप क्या चूज करेंगे, इनमें से आप चूज करेंगे एम, आई एम, और टीचेस की थर्ड फॉर्म टॉट। जितना बचा ये आपने सारा यहाँ पर कॉपी कर लिया और इसके बाद आपने ही को बाय हिम कर दिया। तो ये आपका बिल्कुल सीधा सरल आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस का।
नेगेटिव सेंटेंस में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू या डज आपका आता है, फिर आप नॉट लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और कुछ इस तरह से जो कॉम्प्लीमेंट या दूसरे वर्ड्स बचे रह जाते हैं आप उसको लिख करके पूरा करते हैं। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर हुआ एक्टिव वॉइस का हुआ। अब सवाल है कि पैसिव वॉइस में आप क्या चेंज करने वाले हैं। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आते हैं किसमें, सब्जेक्ट की फॉर्म में। सब्जेक्ट की फॉर्म में आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब डू डज जो हेल्पिंग वर्ब आपके एक्टिव वॉइस के अंदर आती है, वो यहाँ से आप अकॉर्डिंग टू जो भी आप यहाँ से पर ऑब्जेक्ट लेकर के आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इज आर एम में से कोई सा एक चुन लेना है। नॉट आपका नॉट की जगह पर रहेगा, मेन वर्ब आपकी मेन वर्ब की जगह पर रहेगी, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जानी है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं। जितना रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपका यहाँ रहा है कि उतारने के बाद आपने यहाँ पर सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा आपको लिख देना है। अब यहाँ पर इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा, शी डज नॉट like anybody here. She does not like anybody here. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो बताइए जो हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको दिया गया है नाउन या प्रोनाउन, वो आपका सब्जेक्ट है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, एनीबडी। अब तक हमने पिछले एग्जाम्पल्स में प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पर लेना सीखा था। अगर आपका कोई नाउन आता है तो वो एज इट इज आप कॉपी कर लेते हैं और आप लिखते हैं एनीबडी। एनीबडी को सिंगुलर माने या प्लूरल ये आपको सीखना पड़ेगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी ये बहुत ज्यादा काम आता है। तो एनीबडी के साथ आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आया, ठीक है। ये जो आपकी वर्ब है ये लाइक अपनी जगह पर ही थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। जो ये शी था ये आपने कहां पर पहुंचा दिया, शी का हर करते हैं। आपने चार्ट में सीखा था शी हर हर्स हर, तो शी को आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट पर ले गए, ठीक है तो ये सब्जेक्ट, लेकिन प्लेस ये ऑब्जेक्ट का है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो आपने हर लिख दिया। अब ये जो जगह बची तो हेल्पिंग वर्ब के नीचे आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। एनीबडी के लिए इज लिखा जाएगा। नॉट की जगह आपने नॉट कॉपी कर लिया, वर्ब की जगह आपकी थर्ड फॉर्म आ गई। हियर आपने यहाँ पर कॉपी करके लिख दिया, यहाँ लिखते तो स्पेस ज्यादा रह जाता। ये जो आपका शी बचा ये लास्ट में सेंटेंस के आपने बाई हर यहाँ पर ये पूरा कर दिया। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पर जितना भी हमने सीखा, अगर इसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उनमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये पूरी सीरीज आगे कॉम्पिटिटिव लेवल तक जारी रहेगी। आप सीक्वेंस में थोरोली पूरी तरह से एक्टिव से पैसिव बनाना सीख सकते हैं। और ये सिर्फ एक्टिव से पैसिव ही नहीं, पैसिव से एक्टिव भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। वाइस वर्सा आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो बिल्कुल हम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, और इसको सीखने के लिए अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल ओडेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को आप जो है ज़रूर हिट करें और इसे शेयर करें और कमेंट सेक्शन का बहुत फ़ायदा उठाएं। आइए अब लेते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विच आर बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, और क्वेश्चंस हमारे दो तरह के होते हैं। पहला क्वेश्चन यस नो टाइप। जब हम यस नो टाइप का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हम हिंदी में क्या लगाकर, उर्दू में क्या लगाकर कहते हैं, क्या वह आज पढ़ता है, क्या वह कोई नई किताब खरीदता है। और दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं व्हाट टाइप क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करके, जैसे कि वह आज इतना शोर क्यों मचाता है, आप किताब क्यों नहीं खरीदते हो,
ठीक है, वह कहाँ पर फुटबॉल खेलता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीखते हैं यस और नो टाइप सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें वर्ड तो लिखा जाता नहीं है, तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। फिर आपका सब्जेक्ट आता है, अगर नॉट है तो आप नॉट को यहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद आप मेन वर्ब यूज करते हैं, और उसके बाद जो भी आपका अगर ऑब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब में होगा ही, और उसके बाद जो भी आपका बचे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आपका इस तरह से स्ट्रक्चर निकल कर आता है। जब आप पैसिव वॉइस में लाते हैं तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर आकर के यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाता है इसके सब्जेक्ट वाले फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ डू डज लिखा है तो आपने इजारे में यूज करना है। तो ठीक है, ये है आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, पैसिव वॉइस की। तो यहाँ पर आप नॉट की जगह नॉट लिखे रखेंगे। मेन वर्ब की जो आपकी थर्ड फॉर्म होनी ही होनी है। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ चुका है, सारा आपने कॉपी कर लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है कि बाय के बाद आपने यहाँ सब्जेक्ट लगाना है, किसमें, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म को आप बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद अगर आपका वह टाइप कोई भी क्वेश्चन है या जिसके अंदर हाउ वगैरह कोई क्वेश्चन वर्ड लगा है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर अगर नॉट हो तो वो आता है, मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है, बाकी सारे बचे हुए वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क आता है। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है याद रखिएगा ये पैसिव वॉइस वाली हो जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पर आपका ऑब्जेक्ट आ जाना है, नॉट एज इट इज कॉपी हो जाएगा, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जानी है ये आपके यहाँ आ चुके हैं। आपने सारा कॉपी करके बाद में बाय लगा करके इस जो आपका सब्जेक्ट था इस पूरे सब्जेक्ट को यहाँ पहुंचा देना है, किसमें, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ठीक है, आई होप कि स्ट्रक्चर आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आइए अब यहाँ पर देखते हैं एक एग्जाम्पल। सपोज कीजिए हमने कहा डू दे लाइक एनी न्यू बुक। तो यहाँ पर हम जो आपको एग्जाम्पल करवाने वाले हैं उसमें जो प्रीवियस लेक्चर में आपने ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन सीखी थी उसको हम देखते हैं। देखिए वर्ब के बाद आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो एनी नहीं है, न्यू कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, बुक हमें मिला। तो अगर हमें बुक यहाँ पर मिला तो उससे पहले आने वाले वर्ब तक के सारे वर्ड्स उस ऑब्जेक्ट के कैटेगरी के अंदर आएंगे, और ये पूरा फ्रेज जो कि नाउन फ्रेज कहलाएगा आप कहाँ पर लगाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर। हमेशा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं। ठीक है, और बाकी सारे वर्ड्स अपनी अपनी जगह पर रहते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप चेंज नहीं करते। तो दे की जगह आप क्या ले आए, आप दे की जगह आप ले आए एनी न्यू बुक। एनी न्यू बुक सिंगुलर है इसलिए इज लग गया। लाइक का क्या हुआ, लाइक, और बाय आपका दे लास्ट में आ गया, बाय देम। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या ये बाय देम जो है अगर बीच में बहुत सारे वर्ड्स हैं तो क्या वर्ब के बाद भी लाया जा सकता है। तो बाय देम वर्ब के तुरंत बाद ला करके शेष वर्ड्स यहाँ भी उतारे जा सकते हैं, और बाय देम को बिल्कुल लास्ट में भी लिखा जा सकता है। तो आई होप ये 2 एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी इसमें परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन का सहारा लेकर उसमें क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, उनके आंसर्स आपको अच्छे से दिए जाएंगे। अब देखते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स। यहाँ पर जो हमारा ये एग्जाम्पल है ये देखने में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि इसमें कितने सारे वर्ड्स हैं, और वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, बट हाउ, कैसे पहचानेंगे हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को। तो देखिए आपको एक ही हमने तरीका बताया था कि जब आप ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं तो सबसे पहले आपने वर्ब फाइंड आउट करनी है, और वर्ब मिली आपको फाइंड। देखिए फाइंड के साथ अगर कोई प्रेपोजिशन मिलकर के उसको एक फ्रेज का रूप देती है या वर्ब के साथ वो सपोर्टिंग सेंस देती है,
तो वो आप उसको एक साथ मान लेंगे। उसके बाद आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन देखिए कि सच एक्सीलेंट पिक्चर्स, यानी ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड किसको बता रहा है, पिक्चर्स को। तो हमें ये पता चला कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हेडवर्ड पिक्चर मिला और पिक्चर के साथ हमें सच और एक्सीलेंट वर्ड्स मिले। तो यानी ये सारे वर्ड्स अब हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेंगे और ये कहाँ पर प्लेस किए जाने हैं, यू की जगह पर। तो मान लीजिए हमने सच एक्सीलेंट पिक्चर कहाँ लिख ली, सच एक्सीलेंट, यहां पर है पिक्चर्स, सच एक्सीलेंट पिक्चर्स। अब हेल्पिंग वर्ब पहले आनी है तो पिक्चर्स के लिए तो आर लगेगा। हमने इसको पहले इसलिए लिखा था ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है जो हम सब्जेक्ट की जगह लाए हैं प्लूरल है सिंगुलर। प्लूरल होने की वजह से हमने हाउ लिखा और जो हमारा हाउ है वो अपनी जगह आ गया। तो आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पर है। ये आपका पूरा जो सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। फाइंड आउट का आप क्या करेंगे, फाउंड आउट। अब इसके बाद जितने भी वर्ड्स बचे सारे आप यहां पर कॉपी कर लीजिए। फ्रॉम द मैगजीन्स, फ्रॉम द मैगजीन्स, और सब्जेक्ट क्या था आपका यू, तो यू बाय के बाद सब्जेक्ट हो चाहे आपका ऑब्जेक्ट हो, ये जो यू होता है ये हमेशा एक जैसे ही फॉर्म में होता है। सब्जेक्ट पर भी यू रहता है और ऑब्जेक्ट पर भी यू ही रहता है। तो आई होप कि ये जो एग्जाम्पल है ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इससे अगली सीरीज में हम क्या करेंगे, इससे अगली सीरीज के अंदर हम बात करेंगे वेरियस टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन वर्ड आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आती है और इसी सीरीज में हम सारा वर्क करते चले जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स, और पास्ट इंडेफिनिट को आज हम यहीं पर पूरा कर लेते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में एक बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम इज आर एम का यूज करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम वाज वर का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, जब हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हैं कि आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, अगर नॉट लगाना है तो डिड नॉट के साथ आप एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं। ये किस में आता है आपका, ये आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में क्या करते हैं आप कि आप हमेशा वाज वर का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। और अगर एक्टिव वॉइस में नेगेटिव नहीं है तो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट में आपको दो चीजें दिखाई देंगी, या तो डिड आएगा या आपकी सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये समझ लीजिए कि जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डिड की जगह पर चाहे डिड दे रखा हो या ना दे रखा हो, आपको वाज वर का यूज करके वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने सेंटेंस लिया शी taught me 2 days ago, 2 days ago। तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे कि आपने सबसे पहले वही किया जो आपको पीछे बताया गया था कि आपने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया और उसको सब्जेक्ट की जगह लगाया। ये अगर थर्ड फॉर्म जैसी कोई वर्ब नजर आ रही है और उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो डेफिनेटली सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म होने का मतलब है कि वाज वर्ब में से एक इसके अकॉर्डिंग आपने चूज करना है, ठीक है। आई वॉज टॉट कितना 2 days ago, और शी कहाँ जाएगा लास्ट के अंदर, आप क्या करेंगे बाय हर, ठीक है। नेगेटिव में आप क्या करेंगे, नेगेटिव में आप करेंगे सम ऑफ माय फ्रेंड्स
अब की बार हमने सब्जेक्ट को थोड़ा सा कई सारे वर्ड्स में लिया है ताकि आपको केवल एक ही नाउन या प्रोनाउन वाला सब्जेक्ट लेने की आदत ना पड़ जाए, आपको लगे कि सब्जेक्ट आपका फ्रेज में भी आ सकता है। सम ऑफ माई फ्रेंड्स डिड नॉट ईट एनीथिंग इन द मार्केट, इन द मार्केट। आइए सबसे पहले हम इसके अंदर वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। वर्ब है हमारी ईट, तो सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड। फ्रेंड से रिलेटेड इतने सारे वर्ड्स हमारे पास हैं, तो ये सारा आपका सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका एनीथिंग। तो अब क्या करेंगे आप, एनीथिंग कहाँ जाएगा, सम ऑफ माई फ्रेंड्स की जगह, तो आपने एनीथिंग सब्जेक्ट की जगह पर लिख लिया। अगर आप ये कहते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पिक करके आप सेंटेंस की बिगिनिंग में लाते हैं, तो ये बात गलत है। जिस जगह आपका सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट आपका 1 नंबर पर भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका 2 नंबर पर भी हो सकता है, 3 नंबर पर भी। अब की बार हमें यहाँ 1 नंबर पर मिला, तो हमने बिगिनिंग में ही लिख दिया एनीथिंग। एनीथिंग और डिड की जगह आपने लिखा वॉज, ठीक है। वॉज के बाद आपने फिर वही नोट उतारा क्योंकि आपके पास था। ईट की थर्ड फॉर्म आपने ईटन कर दी, ठीक है। अब हमारा जितना बचा हुआ पार्ट बचा सारा आपने उतारना है, ठीक है, इन द मार्केट। और सारा पार्ट पूरा कॉपी करने के बाद आप लिखेंगे बाय, और सब्जेक्ट ये आपका पूरा था, बाय सम ऑफ माय फ्रेंड्स। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बेस्ड एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है डिड दे नॉट लाइक अस, तो ये यस नो टाइप एग्जाम्पल है क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो आप क्या करने वाले हैं, बिल्कुल वही, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, फिर ऑब्जेक्ट को किया, तो अस का सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस बनाकर आप सब्जेक्ट की जगह पर ले आए। और वी के लिए बताइए वॉज लगेगा कि वन, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो आप वॉज वर्ब में चेंज कर देते हैं, किसको, डिड को। तो यहाँ पर आएगा वी के लिए वन, वर वी। नॉट की जगह पर आपका नॉट रहा, और लाइक की जगह क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म अस आगे जा चुका है। तो यहाँ पर किसका प्लेस बचा, जो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जाना है, बाय देम। तो आई थिंक ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन वर्ड होता, व्हाई, वेयर, हाउ, तो आप वही सेम बिगिनिंग में कॉपी कर देते। तो क्वेश्चन वर्ड की जगह क्या आ गया आपका, आप देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड की जगह पर क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब आ गया। केवल सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट बदलता है, बाकी सब अपनी अपनी जगह पर है। और ये जो आपका सब्जेक्ट था ये लास्ट में यहाँ पर आ गया। तो आई होप आज जो हमने स्ट्रक्चर्स लिए हैं वो बहुत ही सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर्स लिए हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे दूसरे टेंसेस के एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने की बजाय हम अब की बार पार्ट थर्ड के अंदर लेंगे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है कि कुछ ऐसे जो बनाने बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो आई होप कि आप बड़े अच्छे से उनको सीखेंगे। और इस सीरीज को पूरा जारी रखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और बने रहिए हमारे साथ। और कमेंट सेक्शन में अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर कराते रहें। तो मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।